Hello students, today we are going to start another topic of the first chapter of 12th class NCERT which is deterrence. It is also called as logic of deterrence क्योंकि ये एक logic है. अब क्या logic है इस logic के पीछे ये अब हम understand करने की कोशिश करेंगे. तो deterrence basically था क्या और इसको logic क्यों कहा गया. Deterrence का मतलब बहुत ही simple है, that is responsibly और rationally act करना. दोनों ही सुपर पावर्स जिनके बारे में हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे, यूएस और यूएसएसआर, दोनों ने ही रैशनली और रिस्पॉन्सिबली बिहेव किया था और यही था लॉजिक ऑफ डेटरेंस. अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रैशनैलिटी थी क्या, ये अंडरस्टैंड करने के लिए हमें डेटरेंस का थोड़ा सा मीनिंग समझना पड़ेगा. तो जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, डेटरेंस के बारे में लिखा है कि दो बोथ द सुपर पावर्स वर राइवल ऑफ ईच अदर, it was rooted in the understanding that destruction caused by the use of atomic bombs would be too costly for any country to bear. दोनों ही एक दूसरे से राइवल्स थे, ये बात समझ में आ चुकी है हमें. लेकिन राइवलरी होते हुए भी वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे कि अगर न्यूक्लियर वेपन का यूज हुआ, अगर एटॉमिक बॉम्ब्स का यूज हुआ, तो वो दोनों ही कंट्रीज के लिए इतना अनबियरेबल होगा कि कोई भी विनर डिक्लेयर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा. क्योंकि अब हम एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए दो एक दूसरे से बिल्कुल प्रॉपर बॉडी फिटिंग वाले लोग लड़ रहे हैं जिनकी बॉडी ऑलमोस्ट एक जैसी है. तो ये बहुत मुश्किल होगा प्रायर डिसाइड करना कि दोनों में विनर कौन होगा. अगर एक वीक हो और एक स्ट्रांग हो तो फिर तो बहुत इजीली डिसाइड किया जा सकता है कि जो स्ट्रांग होगा, मे बी जो फिजिकली स्ट्रांगर दिख रहा है, वो विनर हो सकता है. लेकिन अगर दोनों का ही फिजिक एक जैसा हो तो डिसाइड करना बहुत मुश्किल होगा. ऐसा ही कुछ था यूएस और यूएसएसआर के बीच में. दोनों बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन कर रहे थे, दोनों के न्यूक्लियर वेपन्स भी ऑलमोस्ट सेम थे. तो बहुत मुश्किल था ये डिसाइड करना कि अगर कोई न्यूक्लियर वॉर हो गया तो विनर कौन होगा. और इसी लॉजिक को समझते हुए दोनों ने ये चीज समझी कि अगर कोई विनर हुआ भी तो उसकी कंट्री में भी इतना ज्यादा लॉस होगा कि विनर कहलाने लायक ही नहीं होगा. क्योंकि अगर लॉस ऑफ लाइफ, लाइवलीहुड, प्रॉपर्टी है तो आप विनर कैसे हो सकते हैं. आपकी तो सिटीजन्स ही हार्म हो चुके हैं, राइट. तो इस लॉजिक को समझते हुए दोनों ने ही बहुत ही रिस्पॉन्सिबली एक्ट किया और ये डिसाइड किया कि हम न्यूक्लियर वॉर नहीं लड़ेंगे. इसी को लॉजिक ऑफ डेटरेंस कहा गया. सेकेंड पॉइंट पे लिखा है, द लॉजिक ऑफ डेटरेंस स्टेटेड दैट इन द इवेंट ऑफ न्यूक्लियर वॉर बोथ साइड्स विल बी सो बैडली हार्म्ड दैट इट विल बी इम्पॉसिबल टू डिक्लेयर वन साइड और द अदर द विनर. ऑब्वियसली इतना ज्यादा नुकसान होगा कि किसी एक को विनर कहना बहुत ही मुश्किल होगा और मे बी जो विनर हो उसमें बहुत ही कम सिटीजन्स बच जाएं खुद को विनर कहने के लिए भी. सो इसलिए ये लॉजिक इस चीज पर वर्क करता है कि जब लॉस इतना ज्यादा होगा तो उसे किया ही ना जाए, उस वॉर को अवॉइड ही कर लिया जाए. नाउ व्हाट इट सेज, एक्चुअली कहता क्या है ये कहता है कि इवन इफ वन ऑफ द सुपर पावर्स tries to attack or disable the nuclear weapons to inflict unacceptable destruction, both sides will have the capacity to retaliate against an attack and to cause so much destruction that neither can afford to initiate war. अब ये क्या कह रहा है कि अगर एक ने कोशिश भी करी, मान लीजिए यूएस ने बहुत एफर्ट्स लगाए कि अब हम यूएसएसआर पे अटैक करेंगे, तो उस न्यूक्लियर वेपन के वॉर में इतनी अनएक्सेप्टेबल डिस्ट्रक्शन होगी, इतनी ज्यादा लेवल पर डिस्ट्रक्शन होगी कि दोनों की कैपेसिटी होगी एक दूसरे को हार्म करने की. क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स के पोजीशन में तो यूएसएसआर भी है. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक अटैक करेगा और दूसरा चुपचाप बैठा रहेगा. अभी दोनों स्ट्रॉन्ग लोगों का एग्जाम्पल फिर से लेते हैं. एक अगर दूसरे को पंच करेगा तो दूसरे में भी इतनी कैपेसिटी है कि वो पंच बैक कर सकता है. तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर लिखा गया है कि इतनी अनएक्सेप्टेबल डिस्ट्रक्शन हो जाएगी क्योंकि दोनों ही इस कैपेसिटी में होंगे कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सके. सो इस लॉजिक ऑफ डेटरेंस ने क्या बोला कि ये रैशनली और रिस्पॉन्सिबली, बोथ द वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. रैशनली मतलब लॉजिक का यूज करके, मेंटल यूज करके, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्ट करेंगे जो वर्ल्ड के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एक थर्ड वर्ल्ड वॉर को अवॉइड करना
ये दोनों सुपर पावर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए और रैशनली बिहेव करते हुए दोनों ही एक दूसरे के लिए चैलेंज पोज ना करते हुए एक रैशनैलिटी के साथ डेटरेंस को यूज करेंगे। दिस वॉज बेसिकली लॉजिक ऑफ डेटरेंस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक टॉक्स अबाउट एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर। अब ये एरिनाज क्या है? दिस इज नथिंग बट एरियाज ऑफ कोल्ड वॉर। जहां जहां कोल्ड वॉर लड़ा गया उन एरियाज के बारे में ये डिफाइन करता है। So as it is said in point number 1, arenas refers to areas where the war occurred or threatened to occur. या तो वहां पर वॉर लड़ा गया है या फिर एक डर था कि कभी भी वॉर हो सकता है। थ्रेटनिंग सिचुएशन थी जहां पर लगा कि कभी भी दोनों वॉर पर जा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कोल्ड वॉर तो आइडियोलॉजिकल वॉर था, तो फिर वेपन्स का यूज कैसे और वॉर होने का डर कैसे? क्योंकि हम सब जानते हैं कि आइडियोलॉजी में इतनी पावर होती है कि वो वायलेंस तक पहुंचने में टाइम नहीं लगाता। अगर मैं बिलीव्स की बात करूं, कभी कभी हम अपनी बिलीव्स को इतना स्ट्रांग बना लेते हैं कि उनके लिए लड़ने में भी पीछे नहीं हटते। फॉर एग्जाम्पल, हमारे रिलीजियस बिलीव्स, जितने भी आज तक सिविल वॉर, मॉब लिंचिंग, ये सब चीजें हुई हैं, इनमें बहुत हद तक रिलीजन हैज बीन सीन एज द कॉज। व्हाई? बिकॉज इसके लिए लड़ने के लिए, इस बिलीफ सिस्टम के लिए लड़ने के लिए कोई भी पीछे नहीं हटता है। सो वायलेंस का एक कारण आइडियोलॉजी भी है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था। आइडियोलॉजिकल बिलीफ इतना स्ट्रांग था कि वो वॉर लड़ने के लिए भी घबराते नहीं थे। लेकिन ये वॉर उतने बड़े नहीं थे कि हम उनको थर्ड वर्ल्ड वॉर या फिर कोई बड़ा वॉर कैटेगराइज कर सके। बहुत छोटे छोटे सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए जहां पर या तो दोनों ने बहुत रिस्पॉन्सिबली एक्ट किया एंड दे वेंट बैक, या फिर थोड़ी बहुत वहां पर वायलेंस हुई बट ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। Some examples can be seen as Korea, Berlin, Congo, Vietnam, and Afghanistan. And now I'll be talking about the biggest example of arena of Cold War, that is Cuba, which is also referred to as Cuban Missile Crisis, right? Now, what was Cuba? So Cuba is an island nation. 1961 में वहां पर यूएसएसआर का एलाय था, वो यूएसएसआर का फ्रेंड था। वहां पर 1961 में यूएसएसआर को डर लगना शुरू हो गया। किस चीज का डर? कि मेरी जो कम्युनिस्ट रूल्ड गवर्नमेंट है उसको वहां पर यूएस ओवरथ्रो ना कर दे, क्योंकि वो यूएस के बहुत पास था। तो अब यूएसएसआर को लगा कि अगर उसने उसको इन्फ्लुएंस में कर दिया डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म के, या फिर इतना छोटा आइलैंड है कि उसको कैप्चर भी किया जा सकता है बड़ी इजीली, तो अगर कैप्चर कर दिया तो मेरी आइडियोलॉजी फेल होने लगेगी, मेरा एक एलाय चला जाएगा। तो यूएसएसआर ने क्या किया, वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स इन्फ्लिक्ट करा दिए, रख दी। ठीक है, अब न्यूक्लियर वेपन्स की मूवमेंट होना ही उस टाइम एक वॉर की सिचुएशन थी, राइट? उनको क्या लगा? डर लगा। कि किसको डर लगा? यूएस को। क्या? कि वेपन्स मूव हो रहे हैं, क्यूबा मेरे इतनी पास है, अगर मुझ पर अटैक हो गया तो मेरी बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो सफर कर जाएगी। ये डर यूएस को लगा और उसने यूएसएसआर को समझाने की भी कोशिश की कि अपने न्यूक्लियर वेपन्स वहां से वापस ले जाइए। लेकिन क्योंकि क्यूबा उसका अलाय था और वो उसे किसी भी हाल में जाने नहीं देना चाहता था, और जो डर था वो इतना बड़ा था कि यूएसएसआर ने वेपन्स हटाने से मना कर दिया। अब यूएस ने क्या किया? यूएस ने अपनी वॉरशिप्स जो हैं वो ले जाके एकदम क्यूबा के पास खड़ी कर दी। अब जिससे कि क्या हुआ, दोनों के ही वेपन्स एक दूसरे के आमने सामने थे। पूरा वर्ल्ड डर चुका था कि एक और थर्ड वर्ल्ड वॉर नियर टू हैपनिंग है। सो एरिना ऑफ कोल्ड वॉर तो बना, एरिया बना एक कोल्ड वॉर का, जहां दोनों ही पावर्स एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे, राइट? बट अब यहाँ पर यूएसएसआर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा। यूएसएसआर ने समझा कि अगर मैंने अपने वेपन्स नहीं हटाए तो यहाँ पर सिचुएशन, हालात जो है वो काबू से बाहर हो सकते हैं। तो अब क्या करना चाहिए? यूएसएसआर ने अपने वेपन्स को विड्रॉ कर लिया और थोड़े ही टाइम बाद यूएस की भी जो वॉरशिप्स हैं वो वहां से चली गई। तो दोनों ने ही रैशनली और रिस्पॉन्सिबली बिहेव किया। तो एक एरिना ऑफ कोल्ड वॉर तो बना ही, एरिया भी बना, लेकिन ये एक एक्ट ऑफ डेटरेंस की तरह भी देखा जाता है, क्योंकि दोनों ने ही यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी और अपने वेपन्स को पीछे कर लिया। So it is written, the Cuban Missile Crisis, in which USSR was worried that US would invade its
communist ruled ally Cuba, overthrowing Fidel Castro, its president, receiving both diplomatic and military aid from it. अब क्यूबा को डिप्लोमेटिक और मिलिट्री मदद जो है वो किससे मिलती थी? यूएसएसआर से. And decided to convert Cuba into a Russian base by placing nuclear missiles within it. तो ये एक एरिना बन गया और एक्ट ऑफ डिटरेंस भी बन गया. एज एन एरिना क्या था कि पहली बार यूएस को थ्रेटन किया गया था इतनी पास से, और यूएस ने भी अपनी वॉरशिप्स लगा दी थी. और एक्ट एज एन डिटरेंस कैसे था? क्योंकि दोनों ने ही रैशनली और रिस्पॉन्सिबली बिहेव किया और अपनी वॉरशिप्स, अपने वेपन्स को वहां से विड्रॉ कर लिया. So with this, the topic on deterrence is complete, and I'll be dealing with arms control, arms race, and many such topics in the next video. So if you find it useful, stay tuned, share, subscribe. Thank you.